वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 का खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ प्रदेश की राजधानी और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि आखिर उनके शहर में आज क्या खास खबरें हैं। हमारे साथ फिलहाल राघवेंद्र जुड़ चुके हैं, जो कि स्टेट हेड है उत्तर प्रदेश के। राजकुमार वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजहर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत राघवेंद्र आपसे करते हैं। आज प्रदेश में क्या खास है? तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी सुरक्षा, स्वावलंबन एवं सुरक्षा को समर्पित मिशन शक्ति का 5वें फेज का उद्घाटन अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। 2017 के पहले महिलाओं की जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, उस परसेप्शन को बदलने का काम जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड चला करके, उसके बाद से पुलिस एसटीएफ को खुली छूट दे करके महिला अपराधों पे जिस तरह से अंकुश लगाने का काम किया गया। आज महिलाएं अपने आप को जिस तरह से सुरक्षित महसूस करती हैं और स्कॉलरशिप के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ जिस तरह से ले रही हैं, अंतरिक्ष से जाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने से लेकर के और जिस तरह से ट्रेन भी अब महिलाएं चला रही हैं, उसको समर्पित ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम बेहद खास है। तमाम ऐसी पुस्तिकाओं का भी अवलोकन किया जाएगा। तमाम ऐसी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में विधाओं में प्रदर्शन की हैं, उनको सम्मानित करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ जो पुस्तक मेला लगा है वहाँ जाएंगे। वहाँ चूँकि लिटरेचर के प्रति आम जनमानस किस तरह से आकर्षित हो, उसे पढ़ने की ललक बने, इसको लेकर के तमाम तरह के डिस्काउंट छूटें दी गई हैं इस पुस्तक मेले में। उसका 12 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय में उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। वहीं राजनीतिक गलियारे की अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारे में जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया था जेएनजी को लेकर, युवाओं को लेकर, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लगातार राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे हमलावर है। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि राहुल गांधी ने जो विपक्ष के नेता हैं उनका जो पद है उस पद की गरिमा को गिराया है और कहीं ना कहीं युवाओं को ये बहलाने का काम कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से फर्जी पैन कार्ड के आधार पर करोड़ों की ज़मीन की खरीद फरोख्त की बातें बहराइच में आई हैं, 2-4 और जनपदों में जिस तरह से इनकम टैक्स ने आंकड़े जारी किए हैं, तो जिस तरह से काले धन की कमाई अकुत संपदा बनाकर लोगों ने फर्जी पैन और आधार के नाम पे ज़मीनें खरीदी हैं या तमाम ऐसे एसेट्स तैयार किए हैं, उसको लेकर इनकम टैक्स आगे बढ़ रही है, तमाम जांचें बैठा दी गई हैं। वहीं जिस तरह से लैब टेक्नीशियन भर्ती की घोटाले की बात सामने आई थी, 2016 का प्रकरण था। शुरू में हालांकि अखिलेश यादव अनजाने में ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हुए कि व्यक्ति 1-4 जगह से नियुक्ति पत्र, हालांकि जब उनको जानकारी मिली कि ये मामला 2016 का है, उनकी सरकार का है, तो वो पोस्ट भी वो डिलीट कर दिए थे। लेकिन उसकी जांच प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ऐसी संभावना है कि बहुत जल्द सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट के माध्यम से, गलत एविडेंस के माध्यम से नौकरी पाई है, एक की जगह 4-4 जगह जितनी सैलरी लिए हैं वो भी रिकवरी होगी और तमाम अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। वहीं एलडीए की बात कर लें तो जिस तरह से 22 कर्मचारियों पे यहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई है, उनको निलंबित करने का काम किया गया है। जिस तरह के एलडीए के महत्वपूर्ण और करोड़ों की बेशकीमती जमीनों के भूखंडों को उन्होंने औने पौने दामों में अपने चहेतों को दी है, उसको लेकर एलडीए की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं हम त्योहारों की बात कर लें, आगामी त्योहारों की अभी नवरात्र शुरू होने वाला है, उसके बाद दशहरा है, दीपावली है। इन त्योहारों के मद्देनज़र सीएम योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में निर्देश जारी किए कि कोई भी इन त्योहारों को अगर डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है, किसी तरह की कहीं से कोई शिकायत आती है, उन्हें कठोरता के साथ निपटा जाए, उन्हें दंडित किया जाए। और इन त्योहारों पे बिजली विभाग को भी उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा परिवहन विभाग को भी उन्होंने निर्देशित किया और 2000 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। चूँकि छठ का पर्व भी दीपावली के छठे दिन आता है और उत्तर प्रदेश की तमाम दिल्ली से निकलने वाली ट्रेनें भी उत्तर प्रदेश से होकर जाती हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे विभाग ने भी घोषणा की है कि तमाम अतिरिक्त ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि त्योहारों के मद्देनज़र केंद्र सरकार और राज्य सरकार तत्परता के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं बेहतरीन कानून व्यवस्था बनी रहे और महिलाओं की सुरक्षा कायम रहे, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की सक्रियता बार बार देखने को मिल रही है। और उसी क्रम में आज मिशन शक्ति 5वें फेज का उद्घाटन भी सीएम द्वारा किया जाएगा। जी चारू। ठीक है, हमारे साथ राजकुमार भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं। राजकुमार, आज क्या खबरें हैं आपके पास? राजकुमार, आवाज मिल रही है आपको? लौटेंगे राजकुमार आपके पास। अजहर हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, आज क्या खबरें हैं श्रीनगर में? देखिए चारों, अगर जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर के हवाले से बात करें, क्योंकि बीती रात जो है लेट आवर्स में जो है उधमपुर के मुकाम पे जो है फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, और जिसके बाद में तुरंत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस और जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो जो है दरअसल उनको पहले सूचना मिलती है कि इस इलाके में जो है मिलिटेंट्स की गतिविधि है। और क्योंकि ये इलाका जो है एक तो उधमपुर और डोडा का जो बॉर्डर क्षेत्र इलाका है, यहाँ पे ये जो है इनकाउंटर अभी जारी है। जो लेट आवर्स तक इनकी सूचना मिली और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे मिलिटेंट छुपे थे, और इस तरीके से ये मुठभेड़ जो है कल से जारी है। अभी तक इसमें औपचारिक तौर पे पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई कि बताया जा रहा है कि एक यहाँ पे एक जवान की भी यहाँ पे शहादत मासूल हुई है, लेकिन फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तमाम तर जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि ये काफी गुंजान वाला इलाका है उधमपुर का, ये बसंतरा या बाकी जितने भी जंगल क्षेत्र इलाके हैं, और ये इनकाउंटर जो है अभी जारी है और पूरी तरीके से इस इलाके को जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है, और जो छुपे मिलिटेंट है उनको बाहर निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। दूसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें, सीआईटी की जानिब से आज जो है दबिश दी गई जितने भी टेरर फंडिंग केसेस के हवाले से या जितने भी मिलिटेंट्स की गतिविधि जो भी इसमें मुलविस है, उस इलाके से आज जो है दबिश दी गई, जो कि नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा इलाके में और इस तरीके से साउथ कश्मीर के कुछ एक इलाकों में जो है आज अलग सुबह जो है सीआईटी की टीम जो है वो नमूदार हुई, और इसके बाद में उनके साथ में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ सीआरपीएफ की जो कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे इस दबिश में शामिल रहे। और कहीं ना कहीं ये खंगाला जा रहा है कि किस तरीके की ये जो है इसमें जो व्यक्ति है वो मुलविस है, और एक तरफ से एक तो पूरी तरीके से सर्च अभियान किया जा रहा है और दूसरी जानिब से पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल ये ऑपरेशन भी लगातार जारी है, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, दोनों जगहों पे जो है ये दबिश दी जा रही है। और तीसरी अगर अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो नेशनल हाईवे 44 जिसकी वजह से आम किसान जो पर्टिकुलरली जो फ्रूट ग्रोवर था जो काफी दिनों से जो काफी परेशान था, और इस लिहाज से जो है नेशनल हाईवे की जो है पार्शियली जो रेस्टोरेशन है वो की गई है आज, चूंकि जो है जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियां जो है वो रवाना होगी, और इस तरीके से थोड़ी सी हम यूं कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत जो है वो बागमाल कांड को मिली है इस बार की, जिस तरीके से लगातार जो गाड़ियों की आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। और दूसरी जानिब से जिस तरीके से हमने कल भी बताया था कि लगातार जो ट्रेन है जो श्रीनगर से स्पेशल ट्रेन जो पर्टिकुलरली जो फ्रूट से लदी ट्रेन है वो जो है मुल्क के बाकी मंडियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और लगातार कर भी हमने देखा कि ट्रेन जो है बाज़ाब्ता तौर पे उसका अफ्ताह हुआ, उसमें जो है फ्रूट जो है लोड किया गया, और ये ट्रेन जो है सबसे पहले कटरा पहुंचेगी और उसके बाद में जम्मू पहुंचेगी, और जम्मू के बाद में बाकी जितनी भी मंडियां हैं, चाहे आजादपुर की मंडी है या जितनी भी बाकी रियासतों की मंडियां हैं वहां तक पहुंचेगी, ताकि जो किसान है जो परेशान है अपने फ्रूट को लेकर, अपने फसल को लेकर, ताकि उसको वक्त पे अपना जो पैसा है वो मिल जाए। अगर हम एक और खबर की बात करें, जो जिस तरीके से बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पूरे घाटी के बाद में अगर जम्मू की बात करें, काफी सारे इलाकों में जो है भाजपा की जानिब से काफी सारे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने देखा कि रिसेंटली जब हमने देखा कि ब्लड डोनेशन का कैंप यानी रक्तदान का कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, चाहे श्रीनगर में, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में या दक्षिणी कश्मीर में, तो आज की डेट में फ्री मेडिकल कैंप्स का भी इनकाद अमल में लाया जा रहा है, ताकि गरीब जो बीमार है उन तक रसाई पहुंच जाए। ठीक इस समय हम जिले कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, और आप थोड़े से मैं विजुअल्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम है, और ठीक अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का आयोजित किया जाएगा, जिसमें काफी सारे जो डॉक्टर्स है वो अवेलेबल रहेंगे, और साथ ही साथ जो
इसमें थोड़े से विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करें। ये कार्यक्रम बिल्कुल स्टार्ट हो गया, यहाँ पे डॉक्टर्स का बैठना भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और इसके साथ साथ जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस मेडिकल कैंप का मकसद यह है कि जो भी गरीब लोग हैं जिन तक रसाई या मेडिकल असिस्टेंट जहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, और उसके साथ साथ जो अगर कहीं पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे और वो जो है डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो पेशेंट्स है। हालांकि जिला अस्पताल ठीक इसके सामने है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अहाते में भी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और भी मेडिकल कैंप का यहाँ पे जो है वो सुविधा हासिल कर रहे हैं। और का मानना है कि ये अपने प्रधानमंत्री के तई एक श्रद्धा है, एक आस्था है और इसके प्रति आज इन्होंने यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजित यहाँ पे किया गया है। और अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी सर्दियां स्टार्ट होने से पहले ही हम देख रहे हैं कि सुबह शाम जो है सर्दी की लहर जो है वो घाटी में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि अगले 24 घंटे के बाद में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई बारिशें सामने नहीं आई। हालांकि शाम के समय बूंदाबांदी शुरू हुई थी, लेकिन अब देखना यह है कि आज शाम के बाद में क्या वाकई तौर पे बारिशें होगी। लेकिन अपर क्षेत्र में अगर हम बात करें पहलगाम, गुलमर्ग या सोनमर्ग की बात करें, वहां पे लेट आवर्स में जो है बारिशें रुक रुक के बारिशें हो रही है। ठीक है अजहर, हमारे साथ राजकुमार भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ संवाददाता है हमारे। राजकुमार, क्या आज अहम खबरें रहने वाली हैं? ठीक है राघवेंद्र, आपके पास लौटना चाहेंगे। आपने तमाम खबरों का जिक्र किया, लैब टेक्नीशियन भर्ती वाली जिक्र भी हुआ, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, त्योहारों को लेकर कल मुख्यमंत्री की ओर से एक समीक्षा बैठक भी की गई थी। इसके अलावा क्या खास तैयारियां हैं, क्योंकि नवरात्र हैं, उसके बाद आप देखिए कि दिवाली है, छठ है, धनतेरस है, तो अक्टूबर का पूरा महीना त्योहारों के नाम रहने वाला है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर और भी अन्य पहलू होते हैं जिन पर चर्चा होनी जरूरी है, तो क्या खास तैयारियां रहने वाली हैं प्रदेश सरकार की? बिल्कुल चारुल, अगर समीक्षा बैठक की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से 2 दिन लगातार समीक्षा बैठक की, कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के हर जनपद के आला अधिकारियों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और स्पष्ट निर्देश दिया कि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए और किसी के भी त्यौहार में, पर्व त्यौहार में बाधा नहीं उत्पन्न होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी जारी किए कि अगर कोई भी बाधा पहुँचाने का प्रयास करता है, किसी तरह की शरारत सामने आती है, तो उनको कठोरता से निपटिए और उन्हें दंडित करिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस को स्पष्ट छूट सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई है कि किसी भी पर्व त्यौहार में किसी तरह का विघ्न बाधा देखने को नहीं मिलनी चाहिए। और शायद उत्तर प्रदेश 2017 के बाद से एक जो परसेप्शन होता था कि त्योहारों में दंगा होते थे, एक तरह से दंगा प्रदेश के रूप में भी तमाम संज्ञाएं लोग दिया करते थे उत्तर प्रदेश को, वो परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता है। अगर कहीं पे कोई दंगा करने का प्रयास भी किया था तो उन्हें दंडित करने के साथ साथ जो भी सरकारी नुकसान हुए थे, सरकारी संपत्ति का, उसका भी रिकवरी उन्हीं दंगाइयों के माध्यम से किया गया था। इतना ही नहीं, दंगाइयों के फोटो लगाकर, इसी के साथ साथ हमें याद है कि त्योहारों में अक्सर महिलाओं से छेड़छाड़ की जाती थी, ऐसी चीजें भी होती थी जिसके लिए रोमियो स्क्वाड का आयोजन किया गया था, टीम्स बनाई गई थी रोमियो स्क्वाड। तो क्या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं एक बार फिर से देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, उस व्यवस्थाओं को एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से रिचार्ज कर दिया है या रीस्टार्ट कर दिया है। एंटी रोमियो स्क्वाड जो योजना थी केवल पार्कों तक सीमित नहीं थी, बल्कि विद्यालयों के आसपास जो भी छोटे बच्चियों के, महिलाओं के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हुआ करते हैं, उनके समकक्ष उनके गेट से 500 मीटर के दायरे में एंटी रोमियो स्क्वाड घूमती थी और जो भी इस तरह के सौदे होते थे, जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की फिराक में होते थे, तमाम ऐसी गिरफ्तारियां हुई हजारों की संख्या में। और जिस तरह का एनकाउंटर एसटीएफ की तरफ से हुआ महिला अपराधों पे, और सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी मैं कहना चाहूँगा, जब वो रैली में बोला करते थे कि हमारी माताओं बहनों के साथ अगर आप इस चौराहे पे छेड़खानी करेंगे तो अगले चौराहे पे यमराज आपका इंतजार करता होगा। और यमराज से सीधा आशय है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, हमारी जो एसटीएफ है,
कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी जिनके पास है वो अगले चौराहे पे मिलेंगे। और बिल्कुल, तमाम वो ऐसे देखिए एनकाउंटर के बखूबी बाद अपना ही काम कर भी आज रहे हैं। महिला लौटेंगे राघवेंद्र आपके पास। राजकुमार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या अहम खबरें हैं आज? देखिए चारुल, इस समय अगर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक भौकाल मचाया, जिस तरीके से उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद फिर और 25% टैरिफ लगाकर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी जो चर्चा हुई उसके बाद अब उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा है और पूरी दुनिया के जितने भी देशों में अमीर लोग निवास करते हैं उनको अमेरिका बुलाने का उन्होंने एक निर्णय लिया है। उनके लिए एक विशेष गोल्ड कार्ड योजना जो है उन्होंने लागू करने की रणनीति बनाई है। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी दुनिया में एक ये मैसेज जरूर देता है कि अति करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बेहतर नहीं होता। और पूरी दुनिया के रईसों को अगर आप अपने देश में आमंत्रित कर रहे हैं गोल्ड कार्ड के जरिए तो एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि ये जो टैरिफ के जो मसले आपने लगाए हैं, जो आपने संबंध खराब करने का प्रयास किया है, उसका स्वाभाविक तौर पर एक अंदरूनी राजनीति और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता हुआ जब उन्हें दिखा है तो वो अपने बैकफुट पे आए हैं और इसको बैकफुट पे माना जा रहा है। पूरी दुनिया में आज इस खबर की चर्चा है। उसके अलावा अगर एक और बड़ी खबर की बात कर लें तो विदेश मंत्रालय से एक खबर आ रही है, पिछले कुछ दिनों से ईरान में नौकरी देने के नाम पर देश के युवाओं को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और एक एडवाइजरी जारी की है विदेश मंत्रालय ने कि इस तरीके के मसलों में ना फंसें, जो युवा हैं वो सही माध्यम से जाएं। केवल अगर ईरान और इराक में यदि कोई कंपनी झांसा देकर उनको नौकरी दिलवाने के नाम पर लेके जा रही है तो उसके लिए वो खुद उत्तरदायी होंगे। केवल वहां पर्यटन जो वीजा है उसी के माध्यम से भारत सरकार लोगों को भेजने का काम करती है। ये दो बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा जिस तरीके से आपने भी पहले बताया कि आज प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं और गुजरात के दौरे पर समुद्र कहीं ना कहीं एक ऐसी विधा है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह अगर माल को लेके जाना है तो उसके लिए समुद्र से समृद्धि तक जो ये योजना है, इस योजना के बहुत बड़े मायने हैं और पूरे देश को एक मैसेज देने का जरूर प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि लोगों को अब आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है। उसके अलावा अगर बात करें एक चौथी खबर की तो क्योंकि मैं नोएडा में मौजूद हूँ पारुल, और नोएडा में 25 तारीख से 29 तारीख तक एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन हो रहा है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा आए थे, उसकी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को उसका उद्घाटन करेंगे। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था तमाम समीक्षा की जा रही है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को और समृद्ध बनाया जाए। और ये जो मेला है, ये मेला हर वर्ष लगता है। पिछली वर्ष के जो मेले लगे हैं, जो MOU साइन हुए हैं, पूरी दुनिया के तकरीबन 40 से ज्यादा देशों के उद्योगपतियों के इसमें आने की संभावना है। उनके लिए होटल में किस तरीके की व्यवस्था की जाए, क्या, तो जिला प्रशासन इस पर निरंतर जो है इसकी समीक्षा कर रहा है। कल समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पर नोएडा जो है वो मुझे लगता है कि 29 तारीख तक बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहेगा। और ये तीन जो बड़ी खबरें हैं, चार जो बड़ी खबरें हैं, इन बड़ी खबरों के आसपास मुझे लगता है कि देश जो है वो घूमता हुआ दिखेगा। जी चारों। ठीक है, अजहर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, आप जिक्र कर रहे थे फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं सेवा पखवाड़े के तहत, एनकाउंटर्स को लेकर खबरें बताई। इनमें एक और अहम खबर थी वैष्णो देवी यात्रा को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि नवरात्र शुरू हो रहे हैं और उसको मतलब लाखों श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचेंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर श्राइन बोर्ड की ओर से की गई हैं? देखिए चारों, जिस तरीके से लगातार जो घाटी की जो सूरत हाल बनी हुई है, बीते जो सैलाबी रैली हुई और उसके बाद में काफी सारी जाने चली गई, चाहे हम कश्तवाड़ की बात करें, कुटवा की बात करें या राजौरी की बात करें, काफी सारे जो जाने चली गई। अभी भी जो कश्तवाड़ में बताया जा रहा है कि चसरोटी इलाके में जिस तरीके से यात्रा चल रही थी और यात्रा के दौरान जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ, अभी भी तकरीबन 20 से 25 जो लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पे जारी है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमने कल भी रिपोर्ट में बताया था कि अभी सर्दियां आने वाली है, लेकिन सर्दियां आने से पहले जो है उन जो लोग बेघर हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। क्योंकि सेंटर से भी जो मिनिस्ट्री की एक टीम है वो भी कश्मीर आई है, उन्होंने भी अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, और वहां से जब ये रिपोर्ट सबमिट होगी तो उसके बाद में ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से इनको एक्सग्रीशिया या किस तरीके से इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। जहां तक माता वैष्णो देवी का ताल्लुक है, कटरा के माता वैष्णो देवी का ताल्लुक है, इसी दौरान जब ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, जब मौसम की खराबी हुई थी, सैलाबी रैलियां हुई थी, इसी दौरान जो है माता वैष्णो देवी के जो रास्ते पे भी एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ जिसमें तकरीबन 34 यात्रियों का जो यहाँ पे मृत्यु हुई थी, और उसके बाद में इस यात्रा को जो है स्थगित कर दी गई थी। लेकिन नवरात्रा
शुरू होने से पहले जिस तरीके से श्राइन बोर्ड ने ऐलान किया था कि इसको दोबारा से फिर से बहाल किया जाएगा, अब आशंका लगाई जा रही है कि लगातार जो है धीरे धीरे से अब इसको खोल लिया जा रहा है, क्योंकि काफी सारे मुल्क के कोने कोने से जो श्रद्धालु है, यात्री है, वो दर्शन के लिए माता वैष्णो देवी तक पहुंच रहे हैं और आराम से वो पहुंच रहे हैं। और श्राइन बोर्ड का मानना है कि क्या वहां पर स्थिति अभी अनुकूल है जाने के लायक? क्योंकि हमने तस्वीरें देखी थी कि बाण गंगा में जिस तरह से सैलाब आया हुआ था, पानी की जो स्पीड थी वो देखने को मिल रही थी। ऐसे में क्या अभी स्थिति वहां पर अनुकूल है जाने के लिए? क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की पूरी तरह से? देखिए, फिलहाल श्राइन बोर्ड की जानिब से जिस तरीके से ऐलान किया गया था कि माता वैष्णो देवी को जो है फिर से खोल लिया जाएगा और आराम से वो खोल लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रिलीज है, कुछ ऐसे जहां पे डैमेज हुआ है रोड, उसको रेस्टोरेशन का काम लगातार जारी है, क्योंकि इतना सारा डैमेज हुआ है उसको। जहां पे हम नेशनल हाईवे 44 की बात कर रहे हैं, जो लगातार पिछले कई दिनों से जो है यातायात के लिए बंद है, हालांकि पार्शियली इसको भी रेस्टोर किया गया। वन साइडेड जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है, वन साइडेड के लिए खोल लिया गया। हालांकि इस दौरान जो है किसी भी छोटी गाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो इसी तरीके से अगर हम इस रोड की बात करें, माता वैष्णो देवी रोड की बात करें, हालांकि इसमें एक एक्सप्रेस रोड जो जा रहा था अमृतसर से कटरा तक, जो एक रोड एक्सप्रेस रोड जा रहा था, हालांकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि काफी सारी जगहों पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो वे था उसके ध्वस्त जाने की वजह से यहाँ पे चलने फिरने में काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ जाने से राहत है, अभी माता वैष्णो देवी का जो रास्ता है वो खुला है। हालांकि लेकिन उसके बाद में जो है एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो ही अगर मौसम में कोई खराबी होती है तो उस समय जो है वो सेफर प्लेसेस की तरफ जाने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल जो है माता वैष्णो देवी का जो रास्ता है वो खुला है और श्रद्धालु जो है धीरे धीरे जो है माता वैष्णो देवी तक जाते हैं और वहां से दर्शन करके फैज़याब भी हो जाते हैं। जी सर, ठीक है राघवेंद्र, आप अपना जवाब पूरा करें एक बार। त्योहारों को लेकर किस तरह से योगी सरकार काम कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने समीक्षा बैठकों में प्रदेश की सड़कों को त्योहारों से पहले गड्ढा मुक्त अभियान चलाकर जहां जहां भी सड़कें बारिश में धंसी हैं या टूटी हैं उनका जीर्णोद्धार कर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बातें की, उन्होंने निर्देश जारी किए। वहीं परिवहन विभाग को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए, उन्हीं के निर्देश पे 2000 अतिरिक्त बसें चलाने की बातें सामने आई हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था कोई हाथ में न ले, पर्व त्यौहार में कहीं से कोई दिक्कत न हो, चाहे छठ का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो या नवरात्रि का पर्व हो, दशहरा का पर्व हो, इन सारे पर्व पे कहीं से दिक्कत न आए, इसके लिए एसटीएफ और पुलिस विभाग को अभी से सक्रिय कर दिया गया है। महिलाओं के साथ किसी तरह की भीड़ भाड़ क्षेत्रों में खास करके दशहरा के समय कहीं से छेड़खानी की बातें सामने न आए, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ साथ आला अधिकारियों को, पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि कहीं भी माता बहन बेटियों के साथ किसी तरह की छेड़खानी या अन्य आपराधिक वारदात हम सुनना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन विभाग को भी अपने निर्देश जारी किए कि जहां जहां भी मंदिर हैं, जहां जहां इस तरह के दर्शनीय स्थल है, जहां लोग इन त्योहारों में जाते हैं, उन त्योहारों की भी सुरक्षा के साथ साथ वहाँ की साफ सफाई या अन्य जो भी सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था माकूल होनी चाहिए, ताकि किसी भी दर्शनार्थी को या कोई भी प्रदेश का नागरिक आता है या प्रदेश से बाहर का भी आता है तो उनको किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जिन कामों के लिए जाने जाते हैं कि ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ, बिना भाई भतीजावाद के साथ, बिना लाल फीताशाही के साथ, जिस तरह 2017 में सीएम बनने के बाद से भी उन्होंने लाल बत्ती कल्चर और नीली बत्ती कल्चर को ख़त्म किया। उसके बाद से सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया, जहाँ पे फिजूल खर्चे थी उसको बचाने का काम किया। उसी कड़ी में सीएम नजर भी आ रही हैं। राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजकुमार, अजहर, आपका भी बहुत शुक्रिया।